हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त गौरव और आप देख रहे हो मेरा चैनल फिल्मी गौरव। और आज मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए हॉलीवुड की और टॉम क्रूज की मोस्ट अवेटेड मूवी का रिव्यू। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग की। और वो रिलीज हो चुकी है 17 मई को। मैंने मूवी देख ली 18 मई को, जो कि इस मूवी का फर्स्ट संडे था क्योंकि मूवी रिलीज हुई सैटरडे को। और बता दूं कि इस मूवी को डायरेक्ट किया है क्रिस्टोफर मैक्वेरी ने। और इस मूवी को क्रिस्टोफर मैक्वेरी के साथ को प्रोड्यूस किया है टॉम क्रूज ने। जी हाँ, टॉम क्रूज और क्रिस्टोफर मैक्वेरी ही इसके प्रोड्यूसर्स है। और इस मूवी के बारे में आगे और भी बात करेंगे। पहले बता दूं मूवी का बजट। जो इनकी विकिपीडिया पेज से मुझे इन्फो मिली है उसके हिसाब से मूवी का बजट समवेयर अराउंड 300 to 400 मिलियन डॉलर्स, यूएस डॉलर की बात कर रहा हूँ, है। इस वक्त इंडियन बॉक्स ऑफिस में इस मूवी ने 2 दिन में 33 करोड़ अप्रोक्सीमेटली इंडियन रुपीस में कमा लिया है, विच इज ए गुड साइन। एक अच्छा इनका बॉक्स ऑफिस ट्रेंड स्टार्ट हुआ है। और अभी तो एक और वीकेंड मिलेगा इनको, तो तभी क्या होता है तभी का तभी पता चलेगा हमें। बट अब आते हैं मूवी पे। तो ये मूवी डायरेक्ट सीक्वल है मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग की, जो 2023 में आई थी। और उस मूवी को बारबी मूवी से काफी कंपटीशन मिला था, बट स्टिल इट वाज अ वेरी गुड मूवी। और वो मूवी भी मैंने अभी यानी कि 17 मई को देखी, ताकि मैं 18 मई को द फाइनल रेकनिंग देख सकूं। और क्योंकि ये सीक्वल है स्ट्रेट अवे डेड रेकनिंग का, तो आप लोग भी अगर जाओगे मूवी देखने के लिए तो डेड रेकनिंग को जरूर से देख के जाइएगा, तो मजा आएगा आपको। और आगे मूवी की बात करें तो जो भी मेन स्टार कास्ट है डेड रेकनिंग में, वो सब वापस से आ रहे हैं। जैसे कि टॉम क्रूज जो है वो इथन हंट के रोल में है। हैली एटवेल जो है वो वापस से ग्रेस के रोल में हमें दिख रही है। साथ ही हमें साइमन पेग जो है वो बेंजी के रोल में, और विंग रैम्स जो है वो लूथर के रोल में हमें दिख रहे हैं। और इसी के साथ में एसआई मॉरेल्स जो है, जो कि गैब्रियल के रोल में थे डेड रेकनिंग में, वो अपना रोल पे रिटर्न कर रहे हैं एज ए विलन। उसमें भी वो विलन ही थे, इसमें भी एज ए विलन ही है। ये तो होगी जो मेन एक्टर्स है मूवी के, जिनके इर्द गिर्द कहानी घूमती है। ओके। और इसके अलावा और भी कई एक्टर्स है जो प्रीवियस मूवी में भी थे, और उससे प्रीवियस कई पार्ट्स अलग अलग जो मूवीज आई हुई है, लाइक मिशन इम्पॉसिबल 1, मिशन इम्पॉसिबल 3, मिशन इम्पॉसिबल 6, या इवन और कोई मूवीज है मिशन इम्पॉसिबल के जिनके कुछ कैरेक्टर्स का रेफरेंसेस दिया गया है, या फिर कुछ कैरेक्टर्स एज ए कैमियो इस मूवी में आए हैं, या एज ए सपोर्टिंग में भी वापस अपना रोल रिप्राइज कर रहे हैं, जो कि अच्छा लगा मुझे। मूवी से जुड़ी हुई कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको टॉम क्रूज के जो स्टंट्स एंड एक्शंस वगैरह है दोनों मूवीज में, यानी कि डेड रेकनिंग में भी और द फाइनल रेकनिंग में भी, उसके बारे में बताना चाहूंगा। तो डेड रेकनिंग में हमने देखा कि टॉम क्रूज ने कार चेस किया, काफी ज्यादा कार चेजिंग की सीन्स थे। उसका जो कुछ फाइट सीन्स तो थे ही अलग से। उसके बाद में माउंटेन जो एरिया है वहां पे बाइक दौड़ाई उन्होंने। फिर जो माउंटेन क्लिफ है वहां से बाइक लेके कूद गए ट्रेन के ऊपर में। ट्रेन के अंदर का स्टंट, ट्रेन की छत के ऊपर का स्टंट, और ये सब हमने देखा डेड रेकनिंग में। बट यहीं पर टॉम क्रूज रुके नहीं। द फाइनल रेकनिंग में हमें टॉम क्रूज को हेलीकॉप्टर से समुद्र के अंदर कूदते हुए दिखाई देते हैं। तो उसके बाद में सबमरीन के अंदर फाइट करते हुए दिखाई देते हैं। तो फिर कभी जो एक सिंक हुई हुई सबमरीन है, जो डेड रेकनिंग की स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था, उस सबमरीन के अंदर फंस गए और उस सबमरीन से कैसे बाहर निकले, वो सब दिखाया गया है। उसके बाद में समुद्र जिसके ऊपर बर्फ जम गई है, लेयर, बर्फ की लेयर जम गई है, वो भी हार्ड वाली, सॉफ्ट आइस नहीं, हार्ड आइस। तो उसके अंदर, ये पानी के अंदर ही मरते मरते मतलब बचा है ये बंदा। उसके बाद में वहां से निकला तो कुछ और फाइटिंग सीन्स, कुछ और एक्शन सीन्स, और करते करते लास्ट में जो ट्रेलर्स में हमें दिखाया गया था एरोप्लेन का एक्शन सीक्वेंस, वो भी किया है। तो मतलब भाई, पहाड़, सड़कें, कार, बाइक, उसके बाद में ट्रेन, उसके बाद में सबमरीन, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन, सब जगह कवर कर लिया है, कुछ छोड़ा नहीं है एक्शन करने के लिए।
तो ये तो है इस मूवी के बारे में, और टॉम क्रूज के बारे में खासकर, या फिर ये बोलूं टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर है ईथन हंट, उसके बारे में। ईथन हंट के बारे में बात करूं तो इस मूवी में जो एक्शन सीक्वेंसेस है, खासकर जो प्ले एरोप्लेन की जो सीक्वेंसेस है, एरोप्लेन की चेजिंग सीक्वेंसेस भी है, थोड़ी सी लंबी है लेकिन काफी दिलचस्प है, मजा तो आएगा, मुझे आया है। एक चीज मैं बोलूंगा, मैं रिव्यू अब यहाँ से थोड़ा चालू कर रहा हूँ मूवी का, लेकिन मैंने कई दूसरे भी जो क्रिटिक्स है उनके रिव्यूज पढ़े हैं, कुछ जो मूवी रिव्यू वीडियोस है वो भी देखे हैं, एंड मुझे लगा कि उन लोगों ने थोड़ा सा नेगेटिव जो रिव्यू है वो ज्यादा दिया है इस मूवी के बारे में। अब ऐसा क्यों है ये तो वो लोग जाने, बट आप मेरा रिव्यू भी देखिएगा, पूरा देखिएगा, आखिर तक देखिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी के साथ में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप ये मूवी देखने जाने वाले हो तो कब जाने वाले हो, और मूवी देख के आके मुझे बताइएगा आपको मूवी कैसी लगी, और अगर देख के आ चुके हो तब तो डेफिनेटली बताइएगा भाई कैसी लगी आपको मूवी। तो स्टार्ट करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा डेड रेकनिंग का भी एक रिकैप सा दे देता हूँ कि डेड रेकनिंग में हमने देखा कि एक सबमरीन जो रसिया की थी वो सिंक हो गई, डूब गई, और उसमें एक एआई था जो अपने आप ही काम कर रहा था, और जिसका जो नाम है दिया गया था वो था वजूद, यानी कि द एटर्निटी। इंग्लिश में द एटर्निटी दिया गया था और हिंदी में वजूद, और मैंने मूवी हिंदी में देखी है तो मैं वजूद वर्ड यूज करूंगा आगे भी रेफरेंस के लिए। और तो वो जो एआई है वो आउट ऑफ कंट्रोल चला गया है, वो खुद से काम कर रहा है, वो रोग हो गया एक तरीके से, वो डिजिटल पैरासाइट बन चुका है, और वो जो है अलग अलग कंट्रीज के जो डिजिटल डेटा है, सोशल मीडिया है, सबको करप्ट करते जा रहा है, और सोशल मीडिया पे क्या सच्चाई है क्या झूठ है कुछ लोगों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए नहीं हो रहा है, और काफी लोग जो है इसके कंट्रोल में आने लग गए हैं। उनमें से एक ही है गैब्रियल, जो कि हमारा विलन भी है मूवी का, फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। फर्स्ट एंड सेकंड यानी कि डेड रेकनिंग एंड द फाइनल रेकनिंग की बात कर रहा हूं मैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद मिशन इम्पॉसिबल फर्स्ट और सेकंड, ओके। तो ये सब हमें फर्स्ट पार्ट में देखने को मिला, और एक चाबी है जिसके दो टुकड़े हैं, वो क्रॉस सैप की एक चाबी है जिसके दो टुकड़े हैं, और उस चाबी से उस सबमरीन के अंदर जहां पे इसका सोर्स कोड रखा हुआ है, इसका यानी कि वजूद का, वो खुल सकता है, और उस चाबी के पीछे ही सब लगे हुए थे। यही स्टोरी थी फर्स्ट पार्ट की, और फर्स्ट के एंड में टॉम क्रूज बाय हुक बाय क्रुक बाय एक्शन, लात घुसे, गोलियां चाकू सबकी फाइटिंग करके, हर तरीके से एक्शन करके वो चाबी पा लेता है, और वहीं पे मूवी खत्म हो जाती है। द फाइनल रेकनिंग मूवी डेड रेकनिंग के 2 महीने बाद से स्टार्ट होती है। डेड रेकनिंग में हमने देखा कि टॉम क्रूज फाइनली तो चाबी हासिल कर ही लेता है, तो अब उस चाबी का ये इस्तेमाल कैसे करेगा, जो सोर्स कोड है वजूद का वो कैसे हासिल करेगा, ये सब के ऊपर में द फाइनल रेकनिंग मूवी है। और मूवी के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि ये जो ईथन हंट का कैरेक्टर है ये रोग हो चुका है, और यूएस प्रेसिडेंट से इसको एक वीडियो कैसेट मिली है जिसमें एक इसको मिशन असाइन किया गया है, लेकिन ये उनके मिशन या उनके ऑर्डर को फॉलो करता है नहीं करता है, ये सब आपको मूवी देखने में पता चलेगा। और मूवी में ये गैब्रियल को ढूंढने की कोशिश करता है जो फर्स्ट इवेंट है वहां पे, लेकिन ये ग्रेस साथ में बेंजी और लूथर जो है वो गैब्रियल के चंगुल में उल्टा फंस जाते हैं, और उसमें लूथर की जान चली जाती है, लेकिन कैसे जाती है क्यों जाती है वो सब आप देखोगे तो समझेगा। मैं स्पॉयलर्स देने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ चीजें बतानी पड़ेगी। और उसके बाद में जो ईथन हंट है वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, और उसको यूएस प्रेसिडेंट के सामने ले जाया जाता है, और वहां वो टाइम मांगता है प्रेसिडेंट से 4 दिन की, कि मैं 4 दिन के अंदर सोर्स कोड ढूंढ के वजूद को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और मजे की बात यह है कि इस टाइम पे वजूद ने वर्ल्ड के जो 9 न्यूक्लियर पावर्स है उनमें से 5 कंट्री की न्यूक्लियर पावर को कब्जा कर चुका है। जो बचे हुए जो 4 कंट्रीज है उनके ऊपर में वो आने वाले 4 दिनों में कब्जा करके वर्ल्ड में एक न्यूक्लियर वॉर चालू करा सकता है। यह सिचुएशन हो चुकी है, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन तो हो ही चुकी है, प्लस इंसान जो है मतलब ह्यूमैनिटी जो है
वही खत्म हो जाएगी, ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी। कुछ वैसा सिचुएशन दिखा दिया, और इस तरीके की सिचुएशन हमने कई मूवीज में देखी है पास्ट में भी हॉलीवुड्स की। तो वैसा ही सिचुएशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए द टर्मिनेटर में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन था, बट दिखाने का जो तरीका है, जो एग्जीक्यूशन है, वो काफी अलग है उन मूवीज से। इसको इसके लिए कंपेयर नहीं किया जा सकता। बस एक कॉन्सेप्ट थोड़ा मिल रहा था, तो वो मैंने आपको बताया। और ईटन हंट जो है अपनी टीम के साथ लग जाता है ढूंढने में, और इसी हंट में इस कई नए कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, कुछ पुराने कैरेक्टर्स की भी एंट्री होती है, मिशन इम्पॉसिबल 1 से, मिशन इम्पॉसिबल 3 से, इवन मिशन इम्पॉसिबल 6 से। और रेफरेंस भी दिया गया है रैबिट फुट का। अगर रैबिट फुट का रेफरेंस से आप समझ गए तो अच्छी बात है। तो बता दूं, मिशन इम्पॉसिबल 3 में इसका रेफरेंस दिया गया था। अब क्या दिया गया था, क्यों दिया गया था, वो आपको मूवी देख के समझेगा। और कैसे ही कैसे करके ये इतने सारे जो मैंने आपको स्टंट्स बताए जो टॉम क्रूज ने किए हैं, तो इथन हंट का जो कैरेक्टर है ये सब करके किसी तरीके से सोर्स कोड को हासिल कर लेता है। और फिर वो जो है ना भाई, अच्छाई और बुराई का आमना सामना, तो गैब्रियल वर्सेस ईटन हंट देखने को मिला है, जहां पर गैब्रियल काफी हद तक हावी रहता है सबके ऊपर में, खासकर ईटन हंट के ऊपर में। लेकिन भाई हीरो है, हीरो ही जीतेगा और अच्छाई ही जीतती है। तो वैसा ही कुछ मैसेज दिया गया है। एक छोटा सा सिनॉप्सिस मैंने बताया है आपके लिए मूवी का। पूरी मूवी रिवील नहीं की है, क्योंकि पूरी मूवी काफी इंटेंस है। लेकिन इंटेंस जो है वो थ्रिलिंग वाइज है, मतलब काफी इंटेंस थ्रिलर मूवी है ये एक नॉर्मल एक्शन मूवी नहीं है। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो एक्सपेक्टेशन है, एक जो भरपूर एक्शन वाली मूवी होती वैसा मत लेके जाना। एक्शन है और अच्छे है, लेकिन भरपूर एक्शन मूवी नहीं है। ये स्पाई थ्रिलर ज्यादा लगती है, प्रॉपर स्पाई थ्रिलर लगती है, स्पाई एक्शन नहीं लगती। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि मूवी जो है ये थ्रिलर ज्यादा है, तो ये नर्व क्रैकिंग थ्रिलर मूवी है। मजा आ जाएगा आपको देखोगे तो। बट पूरा ध्यान, पूरा फोकस आपको रखना पड़ेगा। किधर भी कुछ भी छूटेगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये क्या हो क्या रहा है, ये किस बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जैसे आपको बताया कि 3 या 4 अलग अलग मिशन इम्पॉसिबल मूवीज का रेफरेंस दिया गया है। तो मिशन इम्पॉसिबल 1, मिशन इम्पॉसिबल 3, मिशन इम्पॉसिबल 6, उसके बाद मिशन इम्पॉसिबल 7 का डायरेक्ट सीक्वल ही है। तो इन 4 का रेफरेंस दिया गया। तो ये 4 मूवी आप देख के जाओगे अगर थिएटर में, तो काफी अच्छा रहेगा, इजीली चीज समझ में आएगी। वरना पूरा ध्यान देना पड़ेगा आपको। तो वो एक चीज है। और इसके अलावा जैसा कि मैंने मूवी की स्टोरी बताई आपको कि शुरुआत से ही मूवी का जो पॉइंट है, या मूवी का जो स्क्रिप्ट है, वो ऑन पॉइंट चल रही है। मतलब वो एआई को रोकना है, गैब्रियल को रोकना है, बस उसी पे फोकस है। हाँ, थोड़ा बहुत बीच में इधर उधर होता है कि लाइक गैब्रियल के ऊपर से फोकस चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी ऑन टॉपिक है, जो कि मुझे काफी अच्छी लगी। मूवी का एक और जो प्लस पॉइंट है या पॉजिटिव पॉइंट है, वो ये है कि मूवी के जो एक्शन सीन्स है, इसके साथ साथ मूवी में कुछ बढ़िया इमोशनल ट्रिगर पॉइंट्स या ट्रिगर सीन्स भी है, इमोशनल ट्रिगर सीन्स है, जो कि ऑन पॉइंट टच करता है ऑडियंस के ऊपर में, अगर आप ध्यान से फोकस देके देखोगे मूवी को तो। और अगर आप नॉर्मल एक्शन मूवी सोच के जाओगे तो, और ध्यान नहीं दोगे, तो फिर उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा उन सीन्स का। बट जैसे मैंने बताया कि फोकस बहुत जरूरी है इस मूवी के लिए। मुझे इस मूवी में ऑलमोस्ट सभी एक्टर्स की जो एक्टिंग है अच्छी ही लगी है, खराब नहीं लगी है। और सब अपने कैरेक्टर में जस्टिफाई भी कर रहे हैं। बट एक चीज जो है वो है, मूवी काफी लंबी है। हॉलीवुड की मूवी यूजुअली इतनी लंबी होती नहीं है। ये मूवी भी ऑलमोस्ट 2.25 घंटे की है। और इफ आई एम नॉट रॉन्ग, डेड रेकनिंग भी ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की ही मूवी थी। तो दोनों मूवी का कंपेयर कर लेंगे तो 5 घंटे की मूवी हो रही है, यानी कि 3 पार्टी बना सकते थे। 3 पार्टी बना सकते थे, सच्ची बता रहा हूँ। क्योंकि कई बार तो हमने देखा है 90-95 मिनट्स या 100 मिनट्स की भी मूवी हो जाती है हॉलीवुड की। तो उसमें 3 पार्ट्स ही बन जाते हैं। और इनके अलावा टेक्निकल बात करूं तो लाइक जो बैकग्राउंड, जो सीन्स वगैरह जो यूज किया गया, जो ग्राफिक्स यूज किया गया है, वो तो काफी अच्छा है ही। लेकिन कैमरा वर्क बहुत अच्छा है। जिस तरीके से एंगल्स लिए गए हैं, जिस तरीके से मतलब चीजों को पिक्चराइज करके दिखाया गया है, जो सिनेमेटिक फील लेके आया गया है, वो काफी अच्छा लगा है मुझे।
अंडर वाटर हो या फिर जो फाइट सीन्स है या ऊपर ऊपर से जैसे मतलब ड्रोन शॉट्स या हेलीकॉप्टर शॉट्स जो भी मतलब लिए गए हैं, काफी अच्छा लगा है मुझे लिटरली। तो दीज वर दी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ द मूवी। कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है, तो वो मैं अब आपको आगे बताता हूँ। तो मूवी का जो फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है वो ये कि जो क्लोजअप सीन्स दिखाए गए थे टॉम क्रूज के, उसमें वो काफी एजेड मुझे दिख रहे थे, मुझे लग रहा था। और ऑब्वियसली उनकी एज भी 60 टच कर चुकी है, तो वो चीजें क्लोजअप सीन्स क्लोजअप शॉट्स जो होते हैं उनमें ज्यादा नजर आ रहा था। और इसके अलावा जो एक मुझे काफी खराब लगा है वो है मूवी में ट्रांसिशन एंड एडिटिंग। क्योंकि कई जगह ना जो ट्रांसिशन है मतलब जस्टिफाई ही नहीं कर रहा, अचानक से क्या ट्रांसिशन जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कितने आप फोकस कर लो आपको कंफ्यूजन होगा वहां पे। और दूसरी एडिटिंग, कि एक सीन से दूसरे सीन में मतलब अचानक से वो सबमरीन के अंदर है, अचानक से वो सबमरीन के बाहर पहुंच गया। तो इस टाइप का जो चीजें थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगी है। या फिर अचानक से वो लंदन में है और फिर अचानक से वो किसी और देश में पहुंच गया, और फिर उसके बाद में अचानक से वो नॉर्थ हेमिस्फीयर के पास में है और वहां से वो अचानक से साउथ अफ्रीका पहुंच गया। मतलब कुछ चीजें समझ में नहीं आई। तो वो एडिटिंग मुझे काफी खराब लगा है, और ट्रांसिशंस भी अच्छे से यूज नहीं कर पाए हैं, जबकि कैमरा वर्क इतना अच्छा था। तो मे भी मुझे लग रहा है मूवी ज्यादा लेंदी हो रही होगी, इसकी वजह से कुछ चीजें एडिटिंग में, कुछ डिटेलिंग एडिटिंग में काट दिया गया है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा हो शायद से। और मूवी का जो एक और नेगेटिव पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये डायरेक्ट सीक्वल है मिशन इम्पॉसिबल 7 की। और क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल 7 2 साल पहले आया था, यानी कि मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग, और ये डायरेक्ट सीक्वल होने की वजह से आपको वो मूवी देख के अगर थिएटर में जाओगे तो डायरेक्टली आप कनेक्शन बना पाओगे। वरना मैंने देखा था थिएटर में कुछ लोग जो है उनको समझ में नहीं आ रही थी मूवी, जो फर्स्ट हाफ हुआ था मूवी का, इंटरवल हुआ था तभी। तो ये एक चीज है। इसी के साथ में कुछ लोगों को मैंने ऑब्जर्व किया था। अब आप सोच रहे होगे यार मूवी देखने गया था ये थिएटर में या फिर लोगों को ऑब्जर्व करने गया था। तो जब मैं मूवी देखने जाता हूँ तो मैं इंटरवल वगैरह के टाइम पे लोगों को भी ऑब्जर्व करता हूँ, देखता हूँ कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं मूवी के बारे में, ताकि मुझे भी एक आइडिया रहता है, रिव्यू देने के लिए भी इजी रहता है फिर। तो मैंने ऑब्जर्व किया कुछ लोगों ने शायद मिशन इम्पॉसिबल 1 या तो बहुत साल पहले देखी या देखी ही नहीं है। सेम गोज विद मिशन इम्पॉसिबल 3 एंड मिशन इम्पॉसिबल 6। तो वो कनेक्शन जो वो न्यू कैरेक्टर्स या रिटर्निंग कैरेक्टर्स आ रहे थे या रेफरेंसेस दिए गए थे, तो उससे वो कनेक्शन नहीं बना पाए। जो कि एज ए ऑडियंस मैं बोलूंगा कि ऑब्वियसली बहुत लोग ऐसे होंगे जिन्होंने मिशन इम्पॉसिबल सीरीज देखी नहीं, फर्स्ट टाइम शायद मूवी देखने जाए, तो उनके लिए चैलेंजिंग हो सकता है। इवन सेम गोज विद पीपल जिन्होंने मे बी मिशन इम्पॉसिबल 1 नहीं देखी है या 3 नहीं देखी है या 6 नहीं देखी है, तो उनके लिए भी चैलेंजिंग हो जाएगा। इनके अलावा जो मुझे एक अजीब चीज लगी वो ये कि यार मूवी में, यानी कि द मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग में, काफी हद तक मूवी व्हाइट विडो की कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूम रही थी। और जो डेड रेकनिंग का एंडिंग था वहां तक तो समझ में आया था हम लोगों को कि हाँ भाई, ट्रेन का हादसा में जो भी था व्हाइट विडो बच गई थी। लेकिन सेकेंड पार्ट यानी कि द फाइनल रेकनिंग में व्हाइट विडो का कुछ रेफरेंस ही नहीं है, कुछ कैरेक्टर तो है ही नहीं, कैमियो भी नहीं है, ना ही रेफरेंस दिया गया है। बस जो थोड़ा बहुत एक रिकेप दिया गया फर्स्ट पार्ट का, उसी के हिसाब से जो दो चार सीन्स या कुछ स्लाइड्स वगैरह दिखा दिए। बट बाकी कोई कुछ बात भी नहीं किया गया है उस कैरेक्टर के बारे में। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगा मुझे, बिकॉज कैरेक्टर अगर एक है तो आपको उसको रेफरेंस देना चाहिए। और वो कैरेक्टर ईटन हंट से जो 6th पार्ट में और 7th पार्ट दोनों में कनेक्टेड थी, तो इसके लिए मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप बताइएगा मुझे कमेंट करके। मूवी में एक और कमी जो मुझे लगी वो है मूवी की पेस। वो मुझे थोड़ा ज्यादा फास्ट लगा, जैसे कई जगह अचानक से किधर पहुंच गया, क्या क्या कर रहा था, फिर अचानक से कुछ और करने लग गया। इस तरीके की जो सीन्स देखने को मिले, या फिर मल्टीपल स्टोरीज चल रही है। यूएस में प्रेसिडेंट बैठी हुई है, उसकी एक थोड़ी सी स्टोरी चल रही है। इधर ईटन कहीं गया हुआ है सबमरीन वगैरह के अंदर अंडर वाटर, वो चल रही है। और ग्रेस एंड बाकी की टीम वाले कहीं और है।
वो लोग कहीं और कुछ फाइटिंग कर रहे हैं या कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, तो वो सब चीजें मतलब जो इतनी तेजी तेजी से ट्रांसिशन करके दिखाया गया है, तो वो कभी कभी उतना मजा नहीं आया, सही बताऊंगा तुम्हें, उस चीज के ऊपर में जितना आना चाहिए था, जितना मजेदार उसको बनाया जा सकता था या और इंटरेस्टिंग किया जा सकता था उस चीज को दिखाने के तरीके में। और इसी के साथ में जो एक वो और चीज है, वो ये कि गैब्रियल और वजूद दोनों को विलन तो बनाया है, लेकिन वजूद को शुरुआत में थोड़ा सा कुछ रेफरेंस दिया गया या दिखाया गया बस, उसके बाद में तो वजूद गायब है और मूवी पूरी खत्म हो गई, बट वजूद कहीं दिखाई नहीं। क्यों भाई? अरे यार, एआई है, वर्ल्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, तो कुछ तो दिखाते उसका, कि टॉम क्रूज उसको बंद करने के लिए उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इथन हंट उसको खत्म करने की कोशिश कर रहा है, और वो कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप खत्म हो जाएगा बिना कोई रेजिस्टेंस के। तो ये चीजें मुझे अजीब लगी। इवन जो गैब्रियल है, उसने भी इथन हंट को रोकने की कोशिश नहीं की कुछ चीजों के लिए। मैं भी दोनों एक ही चीज चाह रहे थे कि इथन हंट जाके सोर्स कोड जो है वजूद का वो लेके आए। ऐसा थोड़ा कुछ जगह पर रेफरेंस दिया भी गया है, बट उतना वो एक्सेप्टेबल जिसको बोलते हैं ना एज ए ऑडियंस, वो चीज मुझे तो नहीं हुई। अगर आप लोगों ने देख ली है मूवी या फिर आप लोग देखोगे, तो अपना जो व्यू है इस पॉइंट पे बताइएगा। तो वो गैब्रियल जो है, मूवी की स्टार्टिंग में जब इन लोगों को अपने चंगुल में फंसाता है और उधर को मार देता है, वो टाइम तक दिखता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है और फिर सीधा क्लाइमेक्स के टाइम पे दिखता है, और आखिरी का आधा पौना घंटा में फिर वो अपनी विलनगिरी चालू करता है, बीच में वो गायब है। कुछ चीजें जो है थोड़ी सी जो मुझे है स्क्रिप्टिंग भी वीक लगी है, और सिर्फ स्क्रिप्टिंग ही नहीं, थोड़ा सा जो डायरेक्शन है मुझे लगता है वो भी आउट ऑफ फोकस हुआ है कुछ कुछ जगह पे। तो ये था ओवरऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं आपको ओवरऑल मेरा जो मूवी के बारे में राय है वो बताता हूँ। तो मुझे मूवी वैसे तो अच्छी लगी है। हाँ, वो अलग बात है कि जो डेड रेकनिंग से जो एक्सपेक्टेशन रेज हो गया था जो एंडिंग देख के, उस हिसाब से वो एक्सपेक्टेशन मूवी ने मीट नहीं किया है, लेकिन स्टिल मूवी इट इज अ वेरी गुड मूवी और पूरी फैमिली जाके देख सकती है। ऐसे कोई आर रेटेड सीन्स नहीं है, ना ही वायलेंस के, ना ही कोई एडल्ट सीन्स है। तो मूवी काफी अच्छी है, तो बच्चे बूढ़े सब कोई जाके देख सकते हैं मूवी को, साथ में बैठ के देख सकते हैं, फैमिली देख सकती है। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी मूवी की, और इसीलिए मैं मूवी को अच्छी बता रहा हूँ। और ओवरऑल भी मूवी का जो मतलब स्क्रिप्ट थोड़ी सी वीक जरूर है, लेकिन कॉन्सेप्ट और जो एग्जीक्यूशन है वो काफी अच्छा लगा मुझे। तो इसके लिए मैं इस मूवी को जो रेटिंग दूंगा वो है 7.5 आउट ऑफ 10। ये तो होगी मूवी की रेटिंग की बात, और मैंने आपसे कहा था कि इथन हंट वापस आएगा कि नहीं, यानी कि टॉम क्रूज ऐसे इथन हंट वापस आएंगे कि नहीं, क्या इसके बारे में भी कुछ रेफरेंस दिया गया है मूवी में? तो सच बताता हूँ, नहीं दिया गया है। लेकिन मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे जहां पे टॉम क्रूज ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो आगे के भी जो मिशन इम्पॉसिबल सीरीज है उसके लिए रेडी है। ही वांट्स टू डू मोर मूवीज। कुछ अच्छे स्क्रिप्ट अगर उनको मिल जाएंगे तो डेफिनेटली वो रिटर्न कर सकते हैं एज ए ईथन हंट। तो अब वो आएंगे कि नहीं आएंगे ये तो वक्त ही बताएगा हमें, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त तो इसका जवाब टॉम क्रूज के पास खुद भी नहीं होगा। बट मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, और मूवी के एंड में कोई भी जो एक्स्ट्रा सीन्स वगैरह जो रहते हैं, नेक्स्ट पार्ट का कुछ रेफरेंस दे दे या कुछ दे दे, तो वैसा कुछ भी नहीं है। मतलब एंड क्रेडिट सीन्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो कोई क्रेडिट सीन्स है नहीं एंड में। तो आपको लास्ट में रुकने की जरूरत नहीं, जहाँ मूवी खत्म हो, जहाँ नाम चालू हो, वहीं पर आप थिएटर से निकल सकते हो। तो ये था मेरा रिव्यू। आपको ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, क्योंकि मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे पता ही चलेगा कि मेरी वीडियोस में क्या कमी है और मैं इसको कैसे सुधारूं। तो प्लीज कुछ पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव कमेंट्स दीजिए। और अब मैं मिलूंगा आपसे बहुत ही जल्द एक और नए मूवी रिव्यू वीडियो में। और मैं जानता हूं कि मूवी रिव्यूज कम आ रहे हैं और काफी लेट लेट आ रहे हैं, बट कोशिश करता हूं
जितना हो सके उतना मूवी रिव्यूज लेके हूँ आप लोगों के लिए। तो मिलूंगा बहुत ही जल्द आप लोगों से एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, सायोनारा।